ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। हम सब में ऐसी ताकत है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है या हमारे आगे बढ़ने के रास्ते बंद भी कर सकती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम कौन सी ताकत अपनाते हैं। ये किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है। चुनौतियों के बीच उम्मीदों का बजट, अभी जो बजट आया हुआ है ना, उसी के संदर्भ में बात की जा रही है। देखिए, बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है संविधान के अनुच्छेद 112 में। और बजट आने वाले साल के लिए होता है कि कहां से कितना आएगा और कहां जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो उसी की बात हो रही है। जो आर्थिक सर्वेक्षण रहता है ना, ये जो साल गुजर चुका है इसका लेखा जोखा होता है, इसकी उपलब्धियां होती है कि क्या क्या हमने हासिल किया है। तो देश का वर्ष 2026-27 का आम बजट कुछ सुधारों की दूरगामी सोच की तस्वीर पेश करता है। और हालांकि सरकार की पिछली सोच से यह बजट काफी धीमी रफ्तार में दिखा। कारण साफ है कि अमेरिकी शुल्क का दबाव बना हुआ है। सरकार ने शुरुआती स्तर पर इस दबाव से बचने के लिए जीएसटी दरों में पहले ही कटौती कर दी थी ताकि घरेलू बाजार में तेजी बनी रहे। और जीएसटी 2017 में आया था, इसे भी याद रखिए। और इससे तीसरी तिमाही के परिणाम भी आकर्षक रहे। देश की विकास दर को खुद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने 7% से ज्यादा माना। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मगर उसके बाद सरकार का सारा ध्यान मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से निर्यात को बढ़ाने और विदेशी पूंजी निवेश की तरफ चला गया। और यह बजट उसी की छाया में बना दिख रहा है। और इसलिए पूंजीगत खर्चों में बढ़ोतरी के संबंध में भी कोई बहुत तेजी वाली घोषणा नहीं हुई, जो बीते कई वर्षों में सरकार की एक बहुत बड़ी ताकत रही है। इसी कारण बजट के तुरंत बाद शेयर बाजार में बड़े स्तर पर गिरावट दर्ज की गई। और बीते कुछ महीनों में विभिन्न देशों और यूरोपीय संघ के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों के तहत सरकार ने सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र पर भरोसा जताया और वित्तीय सीमा को 300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए तक कर दिया गया। और इसके माध्यम से आने वाले समय में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न सुविधाओं में भी सरलीकरण देखने को मिलेगा और उनकी लागत में कमी आएगी। और इससे कार्यकुशलता में वृद्धि होगी और वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान और तेजी से बढ़ेगी। 16वें वित्त आयोग की ओर से अपनी रपट 17 दिसंबर 2025 को संसद में पेश की गई थी, मगर उसे शीत सत्र के अंतर्गत सरकार ने संसद के पटल पर नहीं रखा था। ये बड़ा अचंभित करने वाला था क्योंकि कुछ राज्यों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और इसका कारण मुफ्त की योजनाएं हो सकती है। और वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 के तहत की गई है। और आप देखते हैं इस बजट में वित्त आयोग की ओर से 41% राजस्व का बंटवारा राज्यों को करने के प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकार कर लिया। और इसके अंतर्गत तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक आवंटन राज्यों को किया जाएगा। और एक सकारात्मक बात राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण स्थापित करने की है। और इस संबंध में वर्ष 2021-22 में आगामी 5 वर्षों के लिए की गई घोषणाओं के तहत राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाने के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया। और सरकार ने इस पक्ष पर अपनी पीठ भी थपथपाई और आगामी बजट में राजकोषीय घाटे को 4.3% पर लाने के उद्देश्य को प्रमुखता के साथ रखा है। और आप देखेंगे इसमें बजट में बाहरी ऋण के संबंध में हुई कमी का आंकड़ा भी काफी सकारात्मक नजर आता है। और देखिए, मैं आप लोगों से कहता हूं कि एनसीईआरटी किताबें जरूर पढ़ा करिएगा। अब राजकोषीय घाटा क्या होता है ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार का कुल व्यय खर्च उसकी कुल आय यानी राजस्व गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक होता है। और यह अंतर सरकार के लिए उधार लेने की कुल आवश्यकता को दर्शाता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो बजट में निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत जेनेरिक दवाइयों के उत्पादन में बढ़ोतरी करने की पहल दवा क्षेत्र के लिए बहुत उत्साहजनक है। एमएसएमई पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया जो बहुत सकारात्मक है। और इससे होने छोटे शहरों का विकास और मेक इन इंडिया में प्रगति भी संभव हो पाएगी। एमएसएमई को पूंजी सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए
की घोषणा की गई है। और इसके अतिरिक्त जोखिम से निपटने के लिए 2000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कोष की भी घोषणा की गई है। छोटे शहरों में एमएसएमई को विभिन्न प्रकार की सहायता के लिए सरकार ने एक अच्छी पहल करते हुए विभिन्न व्यवसायिक संस्थानों को छोटे उद्योगों के साथ आप देखते हैं कि एकीकृत करने की योजना बनाई। और इसके तहत बैंकिंग क्षेत्र के लिए ग्रामीण इलाकों में और विस्तार एवं आधुनिकीकरण के रास्ते रास्ते एक उच्च स्तरीय समिति बनाने की बात भी रखी गई है। और इस बैंकिंग क्षेत्र विकसित भारत के उद्देश्य की मुख्य धारा में तेजी से आगे बढ़ेगा। स्वास्थ्य से क्षेत्र में सरकार की ओर से निजी क्षेत्र के साथ आगे बढ़ते हुए 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाने के उद्देश्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की बीमारियों की जांच, आवश्यक देखभाल और मरीज की पुनर्वास योजना से रोजगार के नए अवसर सृजित होने की संभावना है। और कैंसर की 17 दवाओं के दाम कम करने को भी एक अच्छी पहल के रूप में देखा जा सकता है और इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बजट में सेवा क्षेत्र के माध्यम से रोजगार बढ़ाने की पहल भी की गई है, मगर प्राथमिक स्तर पर अभी सिर्फ एक उच्च स्तरीय समिति बनाने की बात की गई है और जिसके माध्यम से ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने की कोशिश की जाएगी जहां पर संभावनाएं ज्यादा है, मगर इसके परिणाम भी अभी भविष्य की गर्त में ही है। शोध एवं अनुसंधान के मामले में भारत वैश्विक औसत से बहुत पीछे है और इस पर तेजी से आगे बढ़ने के लिए 5 विश्वविद्यालय कॉरिडोर बनाए जाएंगे जो निजी क्षेत्र के उद्योगों के साथ मिलकर इस पर कार्य करेंगे। कर से संबंधित घोषणाओं के अंतर्गत कंपनियों में अल्पसंख्यक अंशधारकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए बाय बैक योजना के अंतर्गत अप्रवर्तकों को 22% जबकि अन्यों को 30% तक कर देना होगा। ये आप देखिए, वैश्विक स्तर पर कृत्रिम मेधा के क्षेत्र में भारत को तेजी से आगे बढ़ना होगा। इसके लिए सरकार ने सभी विदेशी कंपनियों को जो भारत में क्लाउड सेवा के अंतर्गत अपनी सेवाएं प्रदान करेगी उनके लिए वर्ष 2047 तक 100% कर छूट देने की घोषणा की गई। मगर आप देखिए, कृत्रिम मेधा से जुड़े वे भारतीय नव उद्यम जो देश छोड़कर अमेरिका में सेवाएं दे रहे हैं उन्हें वापस आकर्षित करने के प्रयासों पर बजट में चुप्पी अखरती है। और इसी तरह किसानों की आय को दोगुना करने का दावा करने वाली सरकार इस बजट में पूर्ण रूप से शांत दिखी। मात्र कुछ घोषणाएं काजू और नारियल की खेती के संबंध में की गई हैं ताकि इस क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनकर निर्यात की तरफ तेजी से आगे बढ़ सके। और इसके अलावा किसानों के ऋण एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य आदि पर कोई बात नहीं रखी गई है जो बहुत निराशाजनक है। बजट में ढांचागत विकास में 7 रेल गलियारों के अलावा कोई बड़ी घोषणा नहीं दिखी जो हतप्रद करती है। और इन सब के बीच एक निराशा यह भी है कि सोने और चांदी के मूल्य में लगातार हो रही बढ़ोतरी के मामले में सरकार की ओर से बजट में किसी प्रकार का शुल्क कम नहीं किया गया। चांदी के मूल्य में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि जिससे असंगठित क्षेत्र के रोजगार पर असर डाला है और उस पर सरकार का मौन रहना समझ से परे है। हालांकि सोने के मूल्य में हो रही बढ़ोतरी पर सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि ये सब केंद्रीय बैंक द्वारा की जा रही खरीदारी की वजह से है और यह खरीदारी इसलिए जरूरी है ताकि भविष्य में डॉलर के मूल्य में हो रही वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके। हालांकि यह पक्ष भी आम जनता के समक्ष से बाहर है। इसके अलावा इस बात से सभी परिचित हैं कि चीन बड़ी तेजी से एआई हरित प्रौद्योगिकी दुर्लभ खनिजों पर अपनी बढ़त बना रहा है और इस चुनौती से पार पाने के लिए भी देश के निर्माण क्षेत्र को कोई बड़ा प्रोत्साहन बजट में नहीं देखा है। और चाइना हमसे आगे दिखता है कई मामले में। आप देखते हैं एआई के मामले में देख लीजिए, जीडीपी के मामले में, आंकड़ों में अगर आप देखें तो चाइना हमसे आगे है और हमारा पड़ोसी है। लगभग हम लोग एक ही समय आजाद हुए थे। तो ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। आत्मबोध का बल। ये आज का मनुष्य बाहरी रूप से जितना व्यस्त है भीतर से उतना ही खाली और थका हुआ महसूस करता है। सुबह से रात तक भागदौड़ के है, काम की जिम्मेदारियों की, अपेक्षाओं की। हर कोई कुछ ना कुछ साबित करने में लगा है। अच्छा कर्मचारी, अच्छी पत्नी, अच्छी माँ, अच्छा पति या फिर पिता या फिर बेटा या फिर सफल व्यक्ति। और इस कोशिश में आदमी धीरे धीरे खुद से दूर होता चला जाता है। उसे लगता है कि उसकी कीमत, उसके पद, उसकी सफलता दूसरों की स्वीकृति से तय होती है। ऐसे समय में एक सूत्र वाक्य अहम ब्रह्मास्म एक पुराने ग्रंथ का वाक्य नहीं है बल्कि आज के जीवन के लिए गहरी और जरूरी समझ बन सकता है। और इसका सीधा और सरल अर्थ है, मैं केवल यह शरीर, यह नाम या फिर यह पहचान नहीं हूं, मैं वह चेतना हूं जो इन सबको जान रही है। अक्सर लोग इस वाक्य को गलत अर्थों में लेते हैं, मानो यह अहंकार
को बढ़ाने वाली बात हो, जबकि सच्चाई यह है कि यह अहंकार को गलाने वाला सूत्र है। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं सबसे बड़ा हूं या भगवान हूं, बल्कि यह कहता है कि मैं खुद को जितना छोटा समझ रहा हूं उससे कहीं अधिक व्यापक हूं। और आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही कि हम खुद को बहुत सीमित दायरे में बांध लेते हैं। कोई बात बिगड़ जाए तो लगता है कि मैं ही गलत हूँ, कोई असफलता मिले तो लगता है कि मैं ही नाकाम हूँ, कोई रिश्ता टूटे तो लगता है कि मेरी ही कमी है। अहम ब्रह्मास्मि की समझ धीरे धीरे यह सिखाती है कि जीवन में घटने वाली हर घटना मैं नहीं हूँ, मैं वह हूँ जो इन घटनाओं को देख रहा है, झेल रहा है, उनसे सीख रहा है। यह छोटा सा फर्क मन को बहुत हल्का कर देता है। जब व्यक्ति यह समझने लगता है तो उसकी प्रतिक्रियाएं बदलने लगती है। आज हम छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी आहत हो जाते हैं। कोई ऊंची आवाज में बोल दे, कोई अनदेखा कर दे, कोई अपेक्षा पूरी ना करे तो भीतर उथल पुथल मच जाती है। अहम ब्रह्मस्म का भाव यह सिखाता है कि हम बात को सीधे अपने अस्तित्व से मत जोड़ो। जो कहा गया है, जो किया गया है, वह सामने वाले की स्थिति और समझ का परिणाम भी हो सकता है। यह सोच व्यक्ति को हर समय लड़ने की हालत से बाहर निकालती है। यह सूत्र असफलता और सफलता दोनों को देखने का नजरिया बदल देता है। असफलता को ही जीवन का मापदंड बना लिया गया। सफल हो तो सम्मान, असफल हो तो तिरस्कार, दूसरों की नहीं अक्सर खुद की नजरों में भी। जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि मैं अपनी उपलब्धियों से बड़ा हूं तो सफलता सफलता उसे घमंडी नहीं बनाती, असफलता उसे तोड़ती नहीं है। वह कोशिश करता है कि मेहनत करता है, लेकिन खुद को परिणाम से पूरी तरह नहीं बांधता। इससे जीवन में स्थिरता आती है और रिश्तों में यह समझ और भी जरूरी हो जाती है। और आप देखिए, बहुत से रिश्ते इसलिए बोझ बन जाते हैं क्योंकि हम सामने वाले से यह उम्मीद करने लगते हैं कि वह हमें खुश रखे और समझे, पूरा करे। और जब ऐसा नहीं होता है तो शिकायतें बढ़ती हैं, दूरी आती हैं। यह समझने की जरूरत है कि हमारी खुशी की पूरी जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डाली जा सकती। जब व्यक्ति भीतर से थोड़ा संतुलित होता है तो वह रिश्तों में कम मांगता है और आप देखिए वो ज्यादा समझता है, और इससे रिश्तों में सहजता आती है। कामकाजी जीवन में भी यह दृष्टि बहुत आम काम कर आती है। कार्यालय में तुलना, प्रतिस्पर्धा, असुरक्षा आज आम बात है और हर किसी को किसी से आगे निकलने की होड़ है। और जब व्यक्ति खुद को केवल पद या पहचान से नहीं जोड़ता तो आलोचना से उसे भीतर तक नहीं हिला पाती। वह अपनी क्षमता के अनुसार काम करता है, बिना लगातार डर में जिए, और इससे न सिर्फ मानसिक तनाव कम होता है बल्कि काम की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। अक्सर आप देखते हैं कि यह सवाल उठता है कि क्या यह सोच व्यवहार में सचमुच काम करती है या सिर्फ किताबों तक सीमित है। यह सच है कि यह कोई जादू नहीं है बल्कि धीरे धीरे विकसित होने वाली समझ है। जैसे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए रोज कुछ ना कुछ करना पड़ता है, वैसे ही मन के लिए कुछ भी अभ्यास चाहिए। दिन में कुछ पल खुद को याद दिलाना कि मैं इस भावना, इस डर, इस परिस्थिति से बड़ा हूं, यही अभ्यास है और धीरे धीरे मन इस दिशा में ढलने लगता है। यह सोच जीवन से भागने की शिक्षा नहीं देती, ना ही यह कहती है कि सब कुछ छोड़कर अलग हो जाएं। यह कहती है कि जीवन में रहा जाए, हम जिम्मेदारियां निभाएं, लेकिन भीतर से खुद को उनसे पूरी तरह बांधे नहीं। दुख आए तो उसे महसूस करें, लेकिन उसे अपनी पूरी पहचान नहीं बनने दें। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। आज जब मानसिक तनाव, अवसाद और अकेलेपन की समस्याएं बढ़ रही हैं, तब केवल बाहरी समाधान पर्याप्त नहीं है। हमें भीतर की दिशा में भी देखना होगा। खुद को सही संदर्भ में समझने की सीख भीतर की ओर देखने की प्रेरणा देता है और यह हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ परिस्थितियों का शिकार नहीं है, बल्कि वह चेतना है जो हर परिस्थिति को समझ सकती है। वास्तव में यह सीख जीवन को देखने का एक गहरा और मानवीय तरीका है। यह व्यक्ति को विनम्र बनाती है क्योंकि इससे अहंकार कम होता है और यह मजबूत भी बनाता है। और आप देखिए, क्योंकि भीतर एक स्थिर आधार मिल जाता है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में यदि यह भाव थोड़ा सा भी उतर जाए तो जीवन बोझ नहीं बल्कि आप देखते हैं समझ के साथ जिया गया अनुभव बन सकता है। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती है, इन्हें भी देखना हुआ कर तो देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां डाल दी जाती है। संतुलन की राह। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर जिस तरह की वैश्विक चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, नए समीकरण तैयार हो रहे हैं,
उसमें सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा बजट पेश करना एक चुनौती भरा काम है जो संतुलित हो और जिसमें लोक-लुभावन प्रस्ताव से बचने की कोशिश की जाए। और सरकार का मानना है कि देश अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए दृढ़ संकल्पित है और 2026-27 का आम बजट भविष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया। मगर किसी भी बजट की उपादेयता इससे साबित होती है कि वह देश की आर्थिक मजबूती में कितना सहायक साबित हुआ और उसका आम जनता के जीवन पर क्या असर पड़ा है। इस लिहाज से देखें तो रविवार को पेश बजट को व्यापार और पूंजी के क्षेत्र में बढ़ती जरूरतों के साथ साथ भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ तालमेल बैठाते हुए अधिक निर्यात और स्थिर दीर्घकालिक निवेश को आकर्षित करने वाला कहा जा सकता है। और यूं इस बजट को गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के हितों के संदर्भ में उम्मीद जगाने वाले प्रयास के तौर पर देखा जा सकता है, मगर कोई लोक-लुभावन घोषणाओं से बचते हुए यथार्थवादी दृष्टिकोण पर जोर दिया गया। युवा वर्ग के सशक्तिकरण के मकसद से शिक्षा क्षेत्र में लगभग 1.35 लाख करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। इसके तहत 50 नए IIT और मेडिकल कॉलेज खोले जाने की बात कही गई। साथ ही जो जमीन पर उतारने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए प्रशिक्षु योजना से 5 करोड़ युवाओं को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाएगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों यानी कि MSME के क्षेत्र में मदद के साथ ही रोजगार केंद्रित विकास को प्रमुखता दी जाएगी। दरअसल देश में आज भी विकास के सारे सवाल बढ़ती बेरोजगारी के सामने चुनौती की तरह लगने लगते हैं और इसके मद्देनजर बजट में बेरोजगारी दर को 8% से नीचे लाने का संकल्प जाहिर किया गया। मगर सारे निवेश और कार्यक्रम की कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी शहरों, महानगरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी रोजगार के कितने अवसर सृजित हुए हैं और उसमें हिस्सेदारी करने के लिए कौशल की कसौटी पर कितनी प्रशिक्षित युवा आबादी तैयार हुई है। इस तरह लक्ष्मी वंदना योजना को विस्तार दिया गया, स्वरोजगार ऋण के नियम शिथिल किए गए ताकि महिला सशक्तिकरण की दिशा में ठोस नतीजे हासिल किए जा सके। मगर यह देखने की बात होगी कि इससे जमीनी स्तर पर लैंगिक समानता की स्थितियों को सशक्त बनाने में कितनी मदद मिलेगी। 5 विश्वविद्यालय शहर के निर्माण, डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना और देश के प्रत्येक जिले में महिला छात्रावास खोलना युवा सशक्तिकरण की राह को मजबूती दे सकती है। अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के मकसद से विनिर्माण, पर्यटन, दुर्लभ खनिजों के खनन और नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा देने का प्रस्ताव किया गया है। बदलते दौर में तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में मजबूती के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र की स्थापना डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने में मदद होगी। लेकिन यह ध्यान रखने की जरूरत होगी कि गरीब और अमीर आबादी के भी डिजिटल विभाजन को पाटा जा सके, क्योंकि आने वाले वर्षों में अगर देश को दुनिया में एक अग्रणी अर्थव्यवस्था बनना है तो उसमें समावेशी विकास के सिद्धांत को वास्तव में जमीन पर उतारना होगा। ये सियासत का खेल। बांग्लादेश के नाहक ही अपनी जिद पर अड़े रहने के कारण उसे T20 विश्व कप से बाहर कर दिए जाने के बाद पाकिस्तान की ओर से भारत के साथ मुकाबला न खेलने के ऐलान को खेल के राजनीतिकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। हैरत की बात है कि पाकिस्तान सरकार ने अपने इस निर्णय के पीछे स्पष्ट रूप से कोई वजह भी नहीं बताई। ऐसे में माना जा रहा है कि बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाने के लिए पाकिस्तान ने सोची समझी रणनीति के तहत यह फैसला किया है। यह एक ऐसा कदम है जिससे न केवल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की साख को नुकसान में हुआ बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर भी इसका दूरगामी असर पड़ सकता है और इससे खेल भावना की गरिमा को भी ठेस पहुंचती है, क्योंकि इस तरह के खेलों का आयोजन राष्ट्र के बीच एकता, शांति, सांस्कृतिक आदान प्रदान और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने का एक शक्तिशाली माध्यम होता है। इसलिए खेलों को भू राजनीतिक तनाव और सियासत के दायरे से परे रखा जाना चाहिए। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं खेल में भी राजनीति देखने को मिल रही है। यह है पाकिस्तान। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। ये बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा इससे लगती है और बांग्लादेश 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। दरअसल इस गतिरोध की शुरुआत ICC के उस फैसले से हुई जिसमें सुरक्षा आश्वासनों को मानने से इनकार करने और अपने सभी मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की जिद के बाद बांग्लादेश को T20 विश्व कप से बाहर कर दिया गया था। ICC के इस फैसले के बाद पाकिस्तान के क्रिकेट और राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। पाकिस्तान ने भले ही भारत के साथ मैच न खेलने के फैसले की कोई वजह नहीं बताई, लेकिन उसके मंसूबों को साफ समझा जा सकता है और इसमें दो राय नहीं कि भारत पाकिस्तान मुकाबला
किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रोमांचकारी माना जाता है, जिसे वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दर्शक, प्रायोजकों की रुचि और प्रसारण राजस्व मिलता है। इसलिए आईसीसी के सामने भी वित्तीय और नियामकीय चुनौतियां खड़ी होने की आशंका है। इस बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग पे भी जोर पकड़ रही है। ऐसे में आईसीसी को सख्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि भविष्य में खेल भावना के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। एक और आपको बात बता दूं, यहाँ पहले आपने देखा है कि हमारे यहाँ जो आईपीएल होते हैं उसमें एक बांग्लादेशी खिलाड़ी था, ये शुरुआत वहीं से हुई, उसे निकाला गया, फिर बांग्लादेश ने इस पर अपनी साख पर ले लिया, फिर उसने कहा कि हम भारत में खेलने नहीं जाएंगे, श्रीलंका में करवा लीजिए, यहीं से मैं बात खड़ा हूँ। एक तो बीसीसीआई के बारे में याद रखिएगा आप लोग, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की बात हो रही है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 दिसंबर 1928 में स्थापना हुई थी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की जो कहानी है वो कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।